नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की सीमा पर खेती कर रहे किसानों के बीच अक्सर सीमा विवाद चलता रहता है। कई बार दोनों प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता हो चुकी है। कई बार समझौते भी हुए, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। इस बार जब उत्तराखंड के किसानों ने अपनी गन्ने की फसल की कटाई शुरू की तो उत्तर प्रदेश के किसानों ने उसे रोक दिया और एक बार फिर सीमा विवाद उलझ गया। खानपुर विधायक के सामने किसानों ने पूरे मामले को रखा। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने सीमा विवाद के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के जिला अधिकारी से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने बिजनौर के सदर विधायक से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच बैठकर बातचीत हुई और मामले को एक बार फिर नई दिशा दी गई। खानपुर विधायक के प्रयास से जिलाधिकारी बिजनौर ने उत्तराखंड के किसानों को गन्ना काटने की अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही दोनों पक्षों के बीच मार्च 2023 में दोनों प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठक का समय तय किया गया और कहा गया कि मार्च 2023 में मामले को पूरी तरह सुलझा लिया जाएगा। खानपुर विधायक उमेश कुमार के इस अथक प्रयास के खानपुर के किसानों को खुशी हुई है। दूसरी ओर खानपुर विधायक उमेश कुमार का कहना है कि सीमा विवाद को हर हाल में निपटाया जाएगा। दोनों राज्यों की सीमा का विवाद है और 2008 में इसमें लिखित में फैसला हुआ था कि भाई जब इसका डिमार्केशन हो जाएगा तब तक ये लोग आपस में जहाँ जो है वो वहाँ बना रहेगा। लेकिन अभी कल जो है स्थानीय विधायक के हस्तक्षेप के बाद, क्योंकि हस्तक्षेप तो कल हुआ लेकिन ये उससे पहले ही बिजनौर प्रशासन एक कार्रवाई कर चुका था। हमारे क्षेत्र का गन्ना जो है लगभग 19 लाख में ऑक्शन कर चुका था और 19 लाख में जो ऑक्शन गई है वो अगर हम अनुमानित देखें तो 80 लाख रुपए से कम का गन्ना नहीं है। तो हमने उनको कहा कि भाई अगर आप ऑक्शन कर चुके हैं तो आप अपना ऑक्शन निरस्त कर दीजिए। लेकिन ऑक्शन में 8 लाख रुपए जमा हो चुके थे। बाकी ये हुआ कि ठीक है, बाकी को जैसा होगा देखेंगे। विवाद कैसे सुलझेगा, फिर ये हुआ कि सब लोगों ने सहमति से जो गन्ना हमें अब काटने नहीं दिया जा रहा था वो गन्ना हम काटेंगे, हम उठाएंगे भी। वो गन्ना हमारे किसान का हमारे पास आएगा। उसके बाद जब ज़मीन खाली हो जाएगी तो दोनों तरफ से, दोनों प्रशासन की, हरिद्वार प्रशासन, जिला प्रशासन और बिजनौर प्रशासन, दोनों की एक एक टीम गठित होगी। एडीएम के नेतृत्व में एसडीएम और तहसीलदार पटवारी उस टीम में रहेंगे। दोनों राज्यों की टीमें मिलकर सीमांकन करेंगी। हम सबकी मौजूदगी में सीमांकन होगा। जिसकी जो ज़मीन है वो ज़मीन उसको दे दी जाएगी और वो उस पर बना रहेगा। वो बिजनौर वाले हों अपनी जगह बने रहेंगे, हम हरिद्वार जनपद वाले हों हम अपनी तरफ बने रहेंगे। देखिए, जो आज हमारे जनपद हरिद्वार के जो किसान थे खादर क्षेत्र के, उनके जो फसल कल कुछ लोग यहाँ पर शासन के द्वारा काटने गए थे। आज हमारे माननीय विधायक जी और हम सब लोग यहाँ डीएम बिजनौर पहुँचे और बैठ कर के वार्ता हुआ। वार्ता में ये बात तय हुई है कि मार्च के महीने में दोनों प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी और लोग दोनों सीमांकन तय करेंगे और जिसकी ज़मीन जहाँ होगी वो उसको दी जाएगी। लेकिन जो गन्ना हमारा खड़ा है उधर का, वो सब लोग हमारे किसान काटेंगे। और इसमें विधायक जी का, उमेश जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है जो ये समझौता हुआ है और हम सभी किसान इनका धन्यवाद अदा करते हैं। माननीय विधायक जी जो हमारे साथ में आए हैं, विधायक जी ने जो समझौता हमारा करा है हमारे बीच में, यहाँ के विधायक जी के सदर के, अब जो मार्च में हमारा समझौता हो जाएगा। दोनों जिलों के, बिजनौर और हरिद्वार का भी, दोनों स्टेट के प्रशासन लगाया जाएगा और हमारा जो मार्च में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां पर ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष विजेंद्र हर्ष और संचालन प्रदेश कार्यकारी महामंत्री रविंद्र कौशिक ने किया। बैठक में पत्रकार की सुरक्षा को लेकर के चर्चा की गई और साथ ही कुमाऊं मंडल के रामनगर क्षेत्र से आए पत्रकार रविंद्र रावत को कुमाऊं मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। वहीं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विजेंद्र हर्ष ने बताया कि इस बैठक में कुमाऊं मंडल की जिम्मेदारी रविंद्र रावत को दी गई है। उनको कुमाऊं मंडल प्रभारी बनाया गया है और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के संगठन मजबूती से कार्य कर रहा है और केंद्र में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया लगातार इस विषय में अपना कार्य कर रही है और जल्द ही पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के कुछ समाधान जरूर निकलेगा। उसकी आपको जिम्मेदारी मिली है संगठन को वहाँ तैयार करने की। किस तरीके से आप इसको देखते हैं, किस तरीके से निभाएंगे? देखिए, वरिष्ठ पत्रकारों के सानिध्य से मुझे ये मिला है आज और उम्मीद करता हूँ कि ये जोश मुझे इन लोगों से मिला है और मैं इनकी उम्मीदों में खरा उतरूँगा
और जितना भी कुमाऊं मंडल में जितने भी हमारे पत्रकारगण हैं, और सबसे बड़ी समस्या जो उन्होंने बताई है पत्रकारों की, मुझे भी सही लगा कि वास्तव में जो हमारे पत्रकार हैं, जो ईमानदार पत्रकार हैं, उनको एक मंच नहीं मिल पाता है। तो ये जो मंच इनको दे रहे हैं ये लोग, तो मुझे लगता है कि इस तरह से जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मैं उत्साह के साथ कोशिश करूँगा कि अपने इस प्रभार को जो मुझे मिला है उस जिम्मेदारी के साथ निभाऊँ, और बहुत जल्द वो परिणाम मिलने वाले हैं, ऐसा मुझे उम्मीद लग रही है। मजबूत विचार से होता है। स्ट्रिक्टली मीडिया एथिक्स से हम लोग जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं, जनहित, समाज हित और राष्ट्र हित उसके केंद्र में है। तो विषय अच्छे और सच्चे पत्रकारों को जोड़ने का है। कुछ कमियां थी, पहले भी हमारा संगठन था, उसमें उससे हमने अनुभव लेकर के ये नया संगठन बनाया है, और ये समावेशी संगठन है। पहले जो है वो सिर्फ हम प्रिंट मीडिया तक सीमित थे। अब मीडिया इतना वाइब्रेट और इतना विस्तृत हो गया है कि उस सब के लिए नए विचार की ज़रूरत है, नए लक्ष्यों की ज़रूरत है, नए कार्यक्रमों की ज़रूरत है। जैसे अभी आप लोगों के सुरक्षा की बात कही थी, तो उसके लिए हमने सोचा है कि पत्रकारों की आत्म सुरक्षा का एक जो है पुलिस से मिल करके कोई कार्यशाला लगाई जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इस बारे में बहुत पहले से लगे हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि ये राम रहीम वाला जो मामला हुआ था, उसमें पत्रकार इतने जोश में आ गए थे, अपनी जान दांव पे लगा करके उन्होंने वहाँ कवरेज की। तब हम लोगों ने सावधान किया था कि भाई जान पहले है, कवरेज बाद में है। आप जिंदा रहेंगे तो आपकी रिपोर्टिंग हो पाएगी, पत्रकारिता हो पाएगी। दूसरे विचार के अभी विचारणीय है ये कि क्या हम जो है जो मुकदमों के धमकियाँ मिलती हैं पत्रकारों को, उसके लिए कुछ वकीलों को एंगेज करें क्या यूनियन में, उन्हें अपने संरक्षक मंडल में कहीं शामिल करें क्या। तो अभी वो उस पर विचार होना है। और बाकी हमारे जो है संपर्क सब जगह है। तो इस दिसंबर तक जो है हमें उम्मीद है कि 13 ज़िलों के अलावा सभी जो न्यूज़ सेंटर है जहाँ से डेडलाइन लगती है वहाँ पे हमारी यूनिट बन जाएं। एक बार यूनिट बन जाए तो कार्यक्रम वहाँ पर तैयार हैं, तो उसके बाद जो है रॉकेट की गति से आपकी एसोसिएशन चलेगी। ठीक है जी, आज बैठक हुई आपकी ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की, तो क्या क्या इस बैठक में हुआ, क्या क्या निर्णय लिया गया? इस बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए और उसको दिशा देने के लिए कई पॉइंट पर विचार किया गया है। नंबर 1 तो यह कि हमारा संगठन उत्तराखंड में जो पूर्व में था उसको किस तरह से हम सुगठित करें, किस तरह से उसमें हम सुदृढ़ता लाएं कि हमको पत्रकारों के लिए काम करने के लिए किसी प्रकार का संघर्ष न करना पड़े। तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं प्रदेश में जो ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन से जुड़ गए हैं और बहुत से ऐसे हैं जो जुड़ रहे हैं। तो आज इस बैठक में हमने सारी बातों पर विचार करने के बाद हमारे रामनगर से हमारे साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो मैंने और महासचिव जी ने और संगठन के समस्त पदाधिकारियों ने सलाह मशवरा करके उनसे वार्ता की। तो वो बहुत पुराने पत्रकार हैं, नाम है रविंद्र सिंह रावत, ये रामनगर के निवासी हैं। इनको आज मैंने जिम्मेदारी सौंपी है कि इनको हमारे संगठन का प्रदेश सचिव नामित किया जाता है और साथ ही इनको कुमाऊं मंडल का प्रभार भी सौंपा जाता है। कुमाऊं मंडल के प्रभारी की हैसियत से उस क्षेत्र में कार्य करेंगे और संगठन को सुदृढ़ बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। ये आपके प्रश्न का जवाब हुआ। आम आदमी पार्टी ने पार्टी जिला कार्यालय में पार्टी का स्थापना दिवस और संविधान दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मिष्ठान वितरण किया। आज के ही दिन 26 नवंबर 2012 को संविधान दिवस के अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का गठन कर आधिकारिक घोषणा की थी। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी ने कहा कि आज के ही दिन 2012 में पार्टी की आधिकारिक घोषणा हुई थी। आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आम आदमी पार्टी ने मात्र 10 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य करते हुए 2 बड़े राज्यों में सरकार बनाई है। पूरे देश में तेजी से पार्टी का विस्तार हो रहा है। आज अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को पूरे देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में सराहा जा रहा है।
गुजरात और दिल्ली में हो रहे एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और अरविंद केजरीवाल की रैलियों में उमड़ती भीड़ से भाजपा पूरी तरह बौखला गई है और इनके नेता अंतर्गत बयानबाजी कर रहे हैं और षड्यंत्र रच रहे हैं। आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस है और साथ ही साथ संविधान दिवस भी आज है और आज से 10 साल पहले इसी दिन जो है आम आदमी पार्टी की आधिकारिक घोषणा हुई थी और इसी को हम जो है लगातार मनाते हैं खुशियों के साथ में। और आम आदमी पार्टी ने इन 10 सालों में 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है और जिस तरह से गुजरात और एमसीडी में बहुत जो है बोलबाला है और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ इनकी जीत होने वाली है। और जिस तरह से गुजरात में जो चल रहा है, देखिए भाजपा इतनी बुरी तरह आम आदमी पार्टी से घबरा गई है कि अनाप शनाप बयानबाजी करने लगी है क्योंकि इनकी जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे जिस तरह से प्रचंड वहाँ पर पूरी जनता उनके साथ है गुजरात की, तो इनके मनोज तिवारी जी देखिए कैसे कैसे बयानबाजी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की बात कर रहे हैं कि उनकी हत्या हो सकती है, ऐसे ऊल जलूल कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि अब इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये बिगड़ चुकी है और ये घबराहट में बौखलाहट में कुछ भी बोलते जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी लगातार इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी और क्योंकि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों के साथ जुड़ी है, सच्चाई के साथ जुड़ी है। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड परिवहन महासंघ उग्र आंदोलन करने का मन बना चुका है। आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए उत्तराखंड परिवहन महासंघ के बैनर तले तमाम परिवहन संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारियों ने मीटिंग की। इस दौरान निर्णय लिया कि 29 नवंबर को पूरे राज्य के परिवहन व्यवसायी ऋषिकेश में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि इसके बाद भी सरकार ने परिवहन व्यवसायियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की चेतावनी परिवहन व्यवसायियों ने सरकार को दी है। बता दें कि परिवहन महासंघ की पहली मांग ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में डीजल से चलने वाले टेम्पो को नीति बनाकर धीरे धीरे चलन से बाहर करने और दूसरी मांग सभी कमर्शियल वाहनों की टेस्टिंग ARTO कार्यालय में कराने की है। हमारा सरकार से ये निवेदन है कि जो देहरादून की गाड़ी है या उत्तरकाशी की गाड़ी, टिहरी की गाड़ी है, वो अगर यहाँ पे टेस्टिंग लेन में फिटनेस कराने आएगी तो 200 किलोमीटर चल के वो आना संभव नहीं है, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम टेस्टिंग लेन के कराने के विरोध नहीं है, लेकिन वो टेस्टिंग लेन जहाँ पे गाड़ी रजिस्टर्ड है वहाँ पे होना चाहिए। एक मुद्दा तो हमारा ये है। दूसरा जो बहुत अहम मुद्दा है वो हमारे ऑटो विक्रम वालों का मुद्दा है कि जैसे अभी सरकार द्वारा आदेशित किया गया है कि 31 मार्च 2023 से पहले समस्त जितने भी डीजल चलित ऑटो विक्रम है वो ऑफ रूट कर दिए जाएंगे ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार के। तो हमारा ये मांग सरकार से थी कि एक तो हमारे पास ना तो CNG के पंप है और इतनी जल्दी इनको ऑटो को ऑफ रूट करना मैं नहीं समझता कि कोई समझदारी है। एक चरणबद्ध तरीके से अगर हम ऑटो ऑफ रूट करने भी है तो एक चरणबद्ध तरीके से ऑटो ऑफ रूट किए जाने चाहिए। मजबूत व सुदृढ़ पुलिसिंग को लेकर उत्तराखंड में नित नए प्रयोग जारी है। धामी सरकार कानून और व्यवस्था को लेकर काफी प्रयासरत दिख रही है और इस कड़ी में अब पुलिस ने लॉन्च किया है उत्तराखंड पुलिस ऐप। इस ऐप के जरिए सरकार ने ई-पुलिसिंग में एक कदम आगे बढ़ाया है। ऐप में जनता से जुड़ी हर उस समस्या का समाधान है जिसके लिए उसे थाने चौकी के चक्कर काटने पड़ते थे। दुर्गम इलाकों के लोगों के लिए ये व्यवस्था काफी सुविधाजनक है। पुलिस कंप्लेंट, ट्रैफिक समस्या, महिला सुरक्षा आदि से जुड़ी हर एक सुविधा का ऐप में ध्यान रखा गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जनता से इसे मोबाइल में इंस्टॉल करने की अपील की है। साथियों, हमने एक ऐप बनाया है, इसका नाम है उत्तराखंड पुलिस ऐप। इस ऐप में आम जनता के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। सबसे पहले अगर आपकी कोई गाड़ी चोरी हो जाए तो उसको इसमें घर बैठे ही आप उसकी FIR करा सकते हैं। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट खो जाए तो भी आप घर बैठे ही उसको मिसिंग रिपोर्ट जो है करवा सकते हैं ऑनलाइन। आपको थाने चौकी नहीं जाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इसमें महिला सुरक्षा के लिए एक गोरा शक्ति ऐप है, उसमें आप रजिस्टर करेंगे तो आप कनेक्टेड हो जाएंगे संबंधित थाने से जो आपके क्षेत्र में है और वहाँ से आपको इमीडिएट हेल्प मिलेगी। अगर आप पैनिक बटन दबाते हैं इमीडिएट आपके पास पुलिस की गाड़ी पहुँचेगी, या तो सिटी पेट्रोल या चीता मोबाइल। इसी तरह से उसमें एक सुविधा ट्रैफिक आई ऐप की है। ट्रैफिक आइज में आप जो है एक प्रकार से पुलिस का काम कर सकते हैं, यानी कोई आदमी अगर ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो आप उसका फ़ोटो या वीडियो लेकर के उसको इस ऐप में डाल सकते हैं, तो फिर उस आदमी तक चालान पहुंच जाएगा।
कोई लाल बत्ती जंप कर रहा है, कोई जो है रॉन्ग पार्किंग कर रहा है, या किसी ने किसी को एक्सीडेंट करके भाग रहा है, कोई भी ऐसी कुछ भी फोटो या वीडियो आप करेंगे तो आपके पास एक प्रकार से ट्रैफिक पुलिस वाली पावर्स आ गई। अगर आपने उसका फोटो या वीडियो डाल के इस ट्रैफिक आई ऐप में डाल दिया तो उत्तराखंड पुलिस ऐप में इसके अलावा ड्रग्स और साइबर में के संबंध में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप उनकी सूचना, अपना नाम गोपनीय रखना चाहे तो उसके थ्रू भी दे सकते हैं। साइबर क्राइम होता है तो उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह की आपको कंप्लेंट करनी है उत्तराखंड पुलिस में तो आप उसको इस पे ऑनलाइन कंप्लेंट की जा सकती है आपके घर बैठे, और आप उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं उस कंप्लेंट का क्या हुआ, किसके पास गई वो, उसका क्या हो रहा है। एक बात और, इस उत्तराखंड पुलिस ऐप में सभी पुलिस अधिकारियों के, थानों के, सीओज के, एसपीज के सबके नंबर मौजूद हैं, और बाकी भी जितनी अवेयरनेस की जितनी जानकारियां हैं उत्तराखंड पुलिस से संबंधित वो भी इसके ऊपर उपलब्ध होती हैं। अगर कोई लोग उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा कर रहे हैं या कुछ और, वो सूचनाएं भी इसमें मेरी यात्रा ऐप है एक, उसमें भी वो भी इसके अंदर समाहित है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप उत्तराखंड पुलिस की सेवाएं लेने के लिए इस उत्तराखंड पुलिस ऐप को अपने मोबाइल पे जरूर डाउनलोड करें और अपने साथियों को, परिवारजनों को भी इसके लिए मोटिवेट करें। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।